आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड में से एक की कहानी की। कंपनी का लोन बुक 948 करोड़ से बढ़कर 33,901 करोड़ हो गया। शाहरुख खान कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने। प्रधानमंत्री आवास योजना। उन्होंने क्लेम किया कि DHFL ने 31,000 करोड़ का फ्रॉड किया है। वाधवन ब्रदर्स ने 87 शेल कंपनीज बनाई। DHFL ने 1,81,660 फेक लोन अकाउंट बनाए। फेक लोन्स बनाकर 1,880 करोड़ की गवर्नमेंट सब्सिडी फ्रॉड करके ली गई थी। 1 लाख से ज्यादा FD होल्डर्स, मिडिल क्लास फैमिली, रिटायरी, सीनियर सिटीजन, उन्हें अपने पैसों के लिए सालों तक बिना इंटरेस्ट का वेट करना पड़ा। सपना देखना हर इंसान का अधिकार है। अपना एक छोटा सा घर जहां वो अपने परिवार के साथ सुकून भरी जिंदगी गुजार सके। यही दूसरों का सपना पूरा करने के लिए 1984 में DHFL की शुरुआत हुई। लेकिन क्या होगा जब वही कंपनी जो गरीब और मिडिल क्लास लोगों के घर के सपने पूरे करने के लिए बनी थी, उन्हीं के पैसों से 34,000 करोड़ का घोटाला कर दे। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड में से एक की कहानी की। अप्रैल 1984 में राजेश कुमार वाधवन ने DHFL की शुरुआत की, एक प्राइवेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। उनका मिशन था सेमी अर्बन और रूरल एरियाज के लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करना। अनफॉर्चुनेटली 1985 में राजेश वाधवन की अचानक मृत्यु हो गई। उसके बाद वाधवन परिवार के बिजनेस इंटरेस्ट को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया। DHFL का कंट्रोल वाधवन फैमिली के पास रहा और धीरे धीरे कंपनी की जिम्मेदारी राजेश जी के बेटों कपिल और धीरज पर आ गई। 1991 में भारत एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। इन्फ्लेशन 17% से ऊपर था और IMF से भी इमरजेंसी लोन लेना पड़ा। तब के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, भारत के इकोनॉमी को लिबरलाइज करने का। सरकार ने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम हटा दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूल्स को इजी किए, इंपोर्ट ड्यूटीज कम की और बैंकिंग सेक्टर्स को भी मॉडर्न बनाया। लाइसेंस राज का एंड हुआ और प्राइवेट कंपनीज को ग्रो करने का भी मौका मिला। 1994 में नेशनल हाउसिंग पॉलिसी आई, जिसने हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए नए रास्ते खोले। नेशनल हाउसिंग बैंक को पावर मिली और प्राइवेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को एक्सपांड करने का मौका मिला। मिडिल क्लास की परचेसिंग पावर बढ़ी और होम लोन्स लेना भी इजीली अवेलेबल हो गया था। DHFL ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। जब ट्रेडिशनल बैंक सिर्फ बड़े शहरों तक लिमिटेड थे, DHFL ने छोटे शहरों, टियर 2, टियर 3 में मेन फोकस किया, जहां डिमांड हाई थी लेकिन कंपटीशन बहुत लो था। कंपनी ने लो इनकम फैमिलीज के लिए एक स्पेशल लोन स्कीम्स लॉन्च की और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शंस भी दिए। DHFL ने देश भर में ब्रांचेस खोली, खासकर उन जगहों पर जहां पर बैंकिंग रीच तो बहुत ही कम थी। 90s के एंड तक DHFL एक टॉप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बन गई थी। 2000s की शुरुआत में कपिल वाधवन ने ऑफिशियली कंपनी की कमांड संभाली। उनके लीडरशिप में DHFL ने एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी अपनाई। कंपनी का लोन बुक 2002 के 948 करोड़ से बढ़कर 2012 तक 33,901 करोड़ हो गया, यानी 35x टाइम से भी ज्यादा की ग्रोथ। इस दौर में DHFL ने कई एक्विजिशंस किए। 2010 में डॉश पोस्ट बैंक होम फाइनेंस को 1079 करोड़ में खरीदा। 2013 में DHFL ने प्रेमेरिका लाइफ इंश्योरेंस में 74% स्टेक हासिल की और अपने ब्रांचेस को देश भर में एक्सपांड किया। 2014 में शाहरुख खान कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने, जिससे DHFL की ब्रांड वैल्यू और विश्वास में बूम आया। DHFL होम लोन्स, घर जैसा लोन। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने कंपनी को CARE AAA रेटिंग दी, जो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए सबसे हाई रेटिंग मानी जाती है। इस समय तक कपिल वाधवन कंपनी के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके थे, जबकि उनके भाई धीरज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। DHFL देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी तो बन गई, लेकिन पर्दे के पीछे तो कुछ और ही कहानी बकी जा रही थी।
जनवरी 2019 में कोबरा पोस्ट ये एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म है जिन्होंने एक एक्सप्लोसिव रिपोर्ट पब्लिश की। उसमें उन्होंने क्लेम किया कि DHFL ने 31,000 करोड़ का फ्रॉड किया है, जिसमें लोन फंड्स को गलत जगह ट्रांसफर किया गया है। इस रिपोर्ट ने पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में हलचल मचा दी थी। तो चलिए पहले इस घोटाले का ब्लूप्रिंट समझते हैं। सबसे पहला, वाधवन ब्रदर्स ने 87 शेल कंपनीज बनाई, ऐसी कंपनीज जो सिर्फ कागजों पर थी, इनका कोई रियल बिजनेस ही नहीं था। इन फेक कंपनीज को बिना प्रॉपर चेकिंग, जिसे ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, हजारों करोड़ के लोन्स दिए गए। फिर यही पैसों को घुमा फिरा कर उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया जो वाधवन ब्रदर्स के कंट्रोल में थी। अब इस प्रोसेस को राउंड ट्रिपिंग कहते हैं, जैसे अपने ही जेब से पैसे निकाल के दूसरे जेब में डालना बिना किसी को पता चले। इस पूरे सिस्टम को इतना क्लेवरली सेटअप किया था कि कुछ टाइम तक किसी को शक ही नहीं हुआ। दूसरा, DHFL ने 1,81,660 फेक लोन अकाउंट्स बनाए, यानी ऐसे अकाउंट जिसमें लोन सिर्फ नाम का था, असली में कोई कस्टमर ही नहीं था। इन अकाउंट्स पर 14,000 करोड़ का आउटस्टैंडिंग लोन दिखाया गया और इन फेक लोन्स को कवर करने के लिए बांद्रा ब्रांच बनाई गई, जो असल में कभी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। सारे फर्जी रिकॉर्ड्स एक अलग सिस्टम में मेंटेन किए जाते थे, जिसे बांद्रा बुक कहा जाता था। ये पूरा सेटअप बस इसीलिए था ताकि फ्रॉड छुपा रहे, जैसे इनविजिबल बैंक चलाना। तीसरा, DHFL ने प्रधानमंत्री आवास योजना, जो इकोनॉमिकली वीकर लोगों के लिए सस्ती हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करती थी, उनका गलत इस्तेमाल किया। फेक लोन्स बनाकर 1,880 करोड़ की गवर्नमेंट सब्सिडी फ्रॉड करके ली गई थी। समझिए कैसे। जब आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर सही तरीके से लोन लेते हो तो गवर्नमेंट आपके इंटरेस्ट का एक हिस्सा भर देती है, लेकिन यहाँ कभी असली बोरोवर्स तो थे ही नहीं, बस एक फर्जी नाम और फर्जी डॉक्यूमेंट यूज हुआ है और गवर्नमेंट से पैसे निकलवाए गए, यानी गरीबों के लिए जो सब्सिडी आई थी वो भी एक स्कैम का हिस्सा बन गई। इन तरीकों से चुराए हुए पैसों का इस्तेमाल लग्जरी पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, रियल एस्टेट, प्राइवेट जेट और लैविश लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए यूज किया गया था। 2019 में कोबरा पोस्ट के एक्सपोज के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया। यूनियन बैंक एक कंसोर्टियम, यानी कई बैंक्स का ग्रुप, उन्हें वो लीड कर रहा था, जो मिलके DHFL को 42,000 करोड़ का लोन दे चुके थे। जब स्कैम का पता चला तो बैंक्स ने देखा कि 34,000 करोड़ का लोन अभी तक अनपेड है, यानी DHFL ने कभी ये पैसा वापस ही नहीं किया था। इसीलिए यूनियन बैंक ने सारे बैंक्स के तरफ से DHFL के अगेंस्ट ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल की। ग्रैंड टोरेंट और KPMG, दुनिया के टॉप फॉरेंसिक ऑडिट फर्म, ने DHFL के अकाउंट्स में डीप इन्वेस्टिगेशन किया। ऑडिट के दौरान 2007 से 2019 तक 17,394 करोड़ के फ्रॉड ट्रांजैक्शंस पकड़े गए। मतलब कंपनी अपने खुद के रिकॉर्ड्स में ही गड़बड़ करती रही, जैसे फेक लोन्स, बैड लोन्स को छुपाना और पैसे इधर से उधर ट्रांसफर करना। जुलाई 2022 में CBI ने वाधवन ब्रदर्स को अरेस्ट किया। CBI ने बाद में एक बड़ी चार्जशीट भी फाइल की, जिसमें DHFL के साथ जुड़े 75 अलग अलग कंपनीज और लोगों के अगेंस्ट फ्रॉड के एलिगेशन लगाए गए। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने वाधवन ब्रदर्स की बेल भी कैंसिल कर दी, यानी कोर्ट ने भी ये मान लिया था कि केस बहुत ही सीरियस है। इस केस में क्लोज अलायंस अजय नावंडर को भी पकड़ा। जब CBI ने उसके घर पर रेड की तो वहां से वाधवन फैमिली के लग्जरी आइटम मिले, जैसे एक्सपेंसिव पेंटिंग, ज्वेलरी और डिजाइनर गुड्स, जो इलीगली ट्रांसफर किए गए थे। 2021 में इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी कोड IBC के अंडर, जो एक लॉ है जब कंपनीज अपने लोन चुकाने में फेल हो जाती है, DHFL का रेजोल्यूशन शुरू हुआ। पिरामल ग्रुप ने DHFL को 34,250 करोड़ में एक्वायर किया और ये पहली बार हुआ था जब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का सोल्यूशन IBC के थ्रू निकाला गया। और अब अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनली इस डील को अप्रूव कर दिया। ऑफिशियली DHFL का चैप्टर क्लोज कर दिया है। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि क्या सिर्फ नाम बदलने से पाप भी धुल जाते हैं? DHFL के स्कैम का सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को हुआ जिन्होंने अपने जिंदगी की कमाई फिक्स डिपॉजिट में लगाई थी। 1 लाख से ज़्यादा FD होल्डर्स, जो ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज थे, रिटायरीज थे और सीनियर सिटीजन्स थे, उन्हें अपने पैसों के लिए सालों तक बिना इंटरेस्ट का वेट करना पड़ा। बहुत लोगों के लिए ये पैसा रिटायरमेंट फंड था, बच्चों की शादी या एजुकेशन के लिए सेविंग्स थी, जो सब एक झटके में ही फंस गई।
इस स्कैम का झटका सिर्फ डिपॉजिटर तक सीमित नहीं था, पूरे एनबीएफसी इंडस्ट्री का ट्रस्ट हिल गया। बैंक ने एनबीएफसीज को लोन देना ही बंद कर दिया और अगर लोन दे रहे थे तो बहुत ही सख्त शर्तों पर दे रहे थे। इस वजह से मार्केट में लिक्विडिटी कम हो गई, छोटे कंपनीज को फंडिंग मिलना भी मुश्किल हो गई और कई बिजनेस बंद होने के कगार पर पहुंच गए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो कंपनी को फाइनेंशियल हेल्थ स्कोर देती है, उन पर भी सवाल उठने लगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स जो बोर्ड में चेक एंड बैलेंस के लिए बैठे थे, उनकी जिम्मेदारी पर भी सवाल उठने लगे। डीएचएफएल स्कैम हमें ये याद दिलाता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड सिर्फ नंबर का स्कैम नहीं है, सपने और भरोसे का भी स्कैम है। जब सिस्टम में ग्रिड जीत जाती है तो आम आदमी हार जाता है। लेकिन ये कहानी का एक दूसरा पार्ट भी है। इंडिया का एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर ने करोड़ों लोगों को अपने बिजनेस शुरू करने का, अपने घर खरीदने का और अपने सपने जीने का मौका दिया है। स्ट्रॉन्ग रूल्स, बेटर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबल लीडरशिप से हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो सपने बनाए, ना ही बिगाड़े। हमें इस कहानी से ये सीखना है कि विश्वास एक बार फिर से बन सकता है अगर हम सिस्टम को सुधरने का और अपनी जिम्मेदारी निभाने का मौका दे तो। सपने सबके हैं और उन सपनों की सुरक्षा करना जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ट्रैक को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हम अपने फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।